चलिए आज मैं आपको मौर्य काल के बारे में पढ़ाऊंगा। मौर्य काल बोलो या मौर्य पीरियड बोलो, ठीक है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ रहे हैं भाई, इंडिया के संदर्भ में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आप सब जानते हो कि उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, है ना। लेकिन अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ रहे हैं मौर्य काल को। मौर्य काल का जो स्थापना हुआ था उसका टाइम पीरियड याद रखना, छत्तीसगढ़ में कितना उसका टाइम पीरियड रहा है या भारत में क्या टाइम पीरियड रहा है। तो 322 से 185 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। क्या है? 322 से 185 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रहा है। याद रखना, इसके बारे में हमको इतना तो पता है कि मौर्य काल जो है ये छत्तीसगढ़ जो है मौर्य काल के अंतर्गत आता था। मतलब जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है मौर्य के अंतर्गत आता था, मौर्य साम्राज्य में आता था। इसके प्रमाण क्या है ना, इसके प्रमाण क्या है तो याद रखिएगा, इसका जो प्रमाण है इस क्षेत्र का, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ कलिंग को जीतने के पश्चात ये उसका अंग बन गया था। लेकिन कलिंग को जीता जब नहीं था अशोक, तब तक उसका अंग नहीं था, ठीक है। तो याद रखना है कि ये कब इसका प्रमाण के रूप में अगर पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ जो है मौर्य के प्रमाण, मौर्यों का शासन था, है ना, उसका प्रमाण हमको पता चलता है कहाँ से? कलिंग विजय के पश्चात। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में, याद होगा 261 ईस्वी। तो ठीक है, तो कलिंग विजय के पश्चात क्या हुआ, मौर्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आने लगा। याद रखना, इस क्वेश्चन से पूछा जाता है कि इसके सिक्के कहाँ कहाँ से मिले। तो सिक्के का 3 क्वेश्चन आएगा। एक सामान्य सिक्के बोलेगा, सामान्य सिक्के मिले अकलतरा, ठठारी, दोनों जांजगीर चांपा में है। अब बार गांव ये कहाँ है? रायगढ़ में। तो ये सामान्य सिक्के हो गए। लेकिन जब चांदी के सिक्के बोले जाएगा तो अकलतरा लेना, तारापुर लेना और सारंगढ़ लेना, ठीक है। तारापुर रायपुर में है, सारंगढ़ रायगढ़ में तब आता था, और अकलतरा जो है जांजगीर चांपा में, है ना। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन आएगा। सिक्के बोलेगा तो अकलतरा, ठठारी, और आप कहाँ लेंगे? रायगढ़ का अकलतरा, ठठारी, ये दोनों जांजगीर चांपा। और बार गांव किस में आता है? रायगढ़ में आता है। तो 3 प्रश्न बनता है ना, सिक्के का 3 मैटर बनता है इसका। सिक्के का 3 प्रश्न, 3 प्रकार से प्रश्न बनेगा इसका, है ना। तो पहला जो है वो क्या होगा, बोलेगे सिक्के कहाँ मिले। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए कि जो सिक्के हैं, सिक्के के प्रमाण, सिक्कों के प्रमाण ऐसा आपको बोले तो आप क्या करना, 3 स्थानों पे लेना। पहला अकलतरा जांजगीर चांपा में है, ठीक, और अकलतरा के जस्ट साथ साथ में ठठारी, ये भी जांजगीर चांपा में है, ठठारी, ठीक। इसके अलावा रायगढ़ में एक स्थान है जिसको बार गांव बोलते हैं, ठीक है। ये 3 जगह पे। लेकिन जब आपसे बोला जाए कि चांदी के सिक्के बोले, तब क्या लेंगे? अकलतरा, तारापुर, सारंगढ़, ठीक। तब बोल रहा है दूसरा प्रकार, क्या कि चांदी के सिक्के कहाँ मिले। अगर आपको बोल रहा है तब आप क्या लेंगे? अकलतरा लेंगे पहला, ठीक है। दूसरा में आप अकलतरा के अलावा दूसरा में लेंगे तारापुर, जो कि रायपुर जिला के अंतर्गत आता है। और तीसरा है सारंगढ़, ठीक है। तो अकलतरा, फिर तारापुर, ये रायपुर में आता है ना, याद रखना, तारापुर, फिर सारंगढ़, ये 3 स्थानों पे। लेकिन ये किसके हैं? तो चांदी के सिक्के हैं, सारंगढ़ रायगढ़ जिले में आता था, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए आहत मुद्राएं मतलब पंचमार्क, जिसको कहना चाहिए ऐसे पंच मारते थे ना, पंचमार्क वाले मुद्राएं कहाँ हैं? तो वो आरंग में है, उडेला में है और तारापुर में है। ये तीनों आपके रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, आरंग, उडेला और तारापुर। तो ये तीनों स्थान में आप, या तीसरा में आप लेना पंचमार्क सिक्के या आहत मुद्राएं, इसी को बोलते हैं आहत मुद्राएं, ठीक है। तो ये आहत मुद्राएं कहाँ कहाँ लेंगे आप? 3 स्थानों पे लेंगे। कौन कौन सा? पहले में आप लेंगे, क्या लेंगे भाई? आरंग, दूसरे में उड़ेला और तीसरे में तारापुर, ठीक है। तो इसके लिए 3 स्थान, आरंग, उड़ेला, कई जगह उडेला लिखा है, और तारापुर,
ये तीनों रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके शिलालेख जो है कहाँ पे है। तो मौर्य काल में जो शिलालेख मिला था तो वो रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा की गुफा में है। याद रखना, इस क्वेश्चन को पूछा गया है और केव ऑफ जोगीमारा के नाम से इसको ध्यान में रखना है आपको। इस समय पे इसकी भाषा क्या थी और लिपि क्या थी। ये जो मौर्यकालीन था तो उस समय पे जब जोगीमारा की गुफा में कहना चाहिए कि आपको शिलालेख जो मिला तो शिलालेख की भाषा क्या थी, भाषा पाली थी। याद रखना क्या थी, भाषा इसकी क्या थी बेटा, पाली थी। ठीक है, और लिपि क्या थी, तो लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन याद रखना किस और शिलालेख की, है ना। शिलालेख में जो वर्णन हुआ था उसका कहाँ पे, जोगीमारा। जोगीमारा में जो शिलालेख लिखे हैं उसकी भाषा क्या थी, पाली थी, लिपि ब्राह्मी थी। शैलचित्र कहाँ मिला, तो जोगीमारा की गुफा मिला। और उस शैलचित्र में किसका चर्चा था, तो नर्तक था, डांसर देवदत्त, और नर्तकी थी सुतनुका। ये दोनों का आपको नाम याद रखना है कि जो शैलचित्र था वो तो था ही, रामगढ़ की पहाड़ी में जो जोगीमारा की गुफा है उसमें शैलचित्र था, लेकिन नर्तक कौन था, तो नर्तक था देवदत्त। आप याद रखना, आपको पूछा जाएगा कि नर्तक कौन थे, तो नर्तक देवदत्त थे। ठीक है, और नर्तकी कौन थी, नर्तकी थी सुतनुका। ठीक है, बस इससे ही क्वेश्चन ऐसा आपको पूछा जाएगा, नर्तक का क्या नाम था, नर्तकी कौन थी। और याद रखना, अशोक कालीन मूर्ति कहाँ से मिला। अशोक काल के, सम्राट अशोक के काल की जो मूर्ति मिली है कोरिया जिले के कोटा डोर से मिली। कहाँ से मिली, कोरिया जिले के कोटा डोर से। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और मौर्य काल में जो नाट्यशाला बोले जाएगा तो आप इसी जोगीमारा की गुफा को लेना। ठीक है, तो मूर्ति कहाँ है, अशोक कालीन जो मूर्ति है, मूर्ति अशोक के काल के, सम्राट अशोक थे ना उसके काल के, ये क्या होगा, कोटा डोर हो जाएगा। ठीक है, कोरिया जिले में। तो इतना आपको याद रखना है, सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक बात याद रखना है आपको, इस समय जो नाट्यशाला का अध्ययन किया था ना उसका नाम क्या था, तो वो जो नाट्यशाला का अध्ययन किया था उसका नाम था संतलाल। क्या नाम था, संतलाल कटाने। संतलाल कटाने ने क्या किया था बेटा, नाट्यशाला का अध्ययन कर दिया था। ठीक है, और उसने ही बताया था ये सारी चीज़ों के बारे में, सारे मैटर के बारे में, है ना। तो इसमें आपको और अभिलेख अगर पूछ देता है अगर कि इसमें सीता बेंगरा और जोगीमारा बेंगरा जो गुफा है वहाँ पे मौर्य काल का अभिलेख मिला, अगर ऐसा पूछता है, और उसकी खोज किसने की, सीता बेंगरा जोगीमारा जो गुफा है उसमें जो अभिलेख है उसकी खोज किसने की, याद रखना, कर्नल आउसले ने 1848 में खोज किया था। कब किया, 1848 में कर्नल आउसले ने खोज किया था। किसकी, तो अभिलेख की, अभिलेख की। कौन से गुफा में मिला, तो सीता और जोगी, सीता बेंगरा और जोगीमारा, ये दोनों गुफा में अभिलेख देखने को मिले थे इन दोनों जगह में, जिसकी खोज किसने किया, कर्नल आउसले ने किया था। ठीक है, जबकि नाट्यशाला की जो खोज थी वो संतलाल कटाने ने की थी। ये बात आपको याद रखना है। 1848 में जिसका खोज हुआ था ना, ये देख कर्नल आउसले का। एक क्वेश्चन आता है कि इसे सबसे प्राचीन थिएटर माना जाता है, नाट्यशाला माना जाता है ना। प्राचीन थिएटर का अवशेष कहाँ मिला, तो रामगढ़ की पहाड़ी में मिला। कहाँ मिला, रामगढ़ की पहाड़ी में मिला। ठीक, अब बोलता है कि रामगढ़ के पहाड़ी में, रामगढ़ में मेला कब लगता है, तो याद रखना, रामगढ़ के पहाड़ी में आषाढ़ में पहले दिन मेला लगता है। आषाढ़ में पहले दिन मेला लगता है, और उसकी जानकारी, उसका जो आयोजन होता है उसकी जानकारी मेघदूत में है। मेघदूतम नाम के जो ग्रंथ है उसमें उसकी जानकारी होती है। किसने लिखा था मुझे आप बताएंगे, कालिदास ने लिखा था,
वाल्मीकि ने लिखा था, किसने लिखा था, या दीपक सर ने लिखा था, या नागेश ने लिखा था, किसने लिखा था? तो रामगढ़ में आषाढ़ के पहले दिन मेला लगता है। कहाँ पे? तो ये लगता है आपके रामगढ़ में, है ना। और इसकी जानकारी किसमें? मेघदूतम नामक ग्रंथ से। तो आप बताएंगे मेघदूत की रचना किसने की थी? इतने दिन से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इस चीज़ के बारे में आपको जितना आपसे बन सके उसको बताना है ना। तो ये हो गया आपका मौर्य काल। अब मौर्य काल का तो हमने सारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब अपन पढ़ेंगे सातवाहन के बारे में, ठीक है। तो सातवाहन का आपको पहले समझना है, इसकी राजधानी के बारे में पहले बता चुका हूँ। राजधानी जो है महाराष्ट्र में पैठण नामक स्थान था, जिसे प्रतिष्ठान कहा जाता था, है ना। ये प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। सातवाहन वंश, छत्तीसगढ़ के सातवाहन वंश। इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 72 से 200 ईस्वी इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले राजधानी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, कि सातवाहनों की राजधानी क्या थी। इसकी जो राजधानी थी ना, पैठण प्रतिष्ठान बताया हूँ। और इसका क्या क्वेश्चन पूछता है? इसका पूछता है मुद्रा कहाँ से पाया गया। तो इसका मुद्रा पाया गया था मल्हार से पाया था। राजा अपिलक थे उस समय पे उसका, है ना, राजा अपिलक की मुद्रा। और बालपुर में भी अपिलक की मुद्रा थी। तो मल्हार और बालपुर से इसकी मुद्रा मिली है। और एक जगह है बिलासपुर में चकरबेड़ा। चकरबेड़ा से जो सिक्के मिले हैं वो रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं की जानकारी हमको देता है, ठीक है। पता चलता है कि रोम के साथ हमारा व्यापार होता था। एक तो मैं वहाँ मेन इसके हेड संस्थापक सिमू कुमुक का नाम बता चुका हूँ, लेकिन अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन चीज़ों को देखेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिला था सातवाहन के बारे में, है ना। तो इसका टाइम पीरियड था 72 से 200 ईस्वी के बाद तक। राजधानी की थी पैठण थी या प्रतिष्ठान थी, पहले ही मैं इतिहास के क्लास में बता चुका हूँ, है ना। राजधानी थी प्रतिष्ठान। आप प्रतिष्ठान लिखो, पैठण लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखना है आप लिख लो, है ना। प्रतिष्ठान लिखो या पैठण लिखो, ठीक। प्रतिष्ठान लिखो या पैठण लिखो, आपकी मर्जी, जो लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके ऊपर छोड़ दिया गया है। तो अब इसके सिक्के के बारे में पूछा जाएगा, मुद्रा के बारे में, है ना। मुद्रा कहाँ से मिली है? तो सबसे पहले लिखो अपिलक की मुद्रा 2 जगह से मिली, मल्हार, बालपुर। तो याद रखना सातवाहन कालीन मुद्रा का पूछता है। मुद्रा 2 जगह मिला, राजा अपिलक थे उसमें, इसी का नाम उसमें लिखा हुआ है। कहाँ कहाँ से मिला? एक है मल्हार, दूसरा बालपुर। मल्हार बिलासपुर जिला में है और बालपुर जो है कहाँ पे है? जांजगीर चांपा में। तो एक है आपका मल्हार, दूसरा है आपका बालपुर। याद रखना, ये मल्हार हो गया, ये बालपुर हो गया। ये 2 जगह राजा अपिलक की मुद्रा आपको देखने को मिला। लेकिन एक जगह और आता है, तो मल्हार हो गया, एक बालपुर हो गया, तीसरा आता है आपका चकरबेड़ा। क्या आता है? चकरबेड़ा। होशियार लड़का हो, भूलोगे तो मारूंगा रे कनपटिया के नीचे, ठीक है। मल्हार, बालपुर, चकरबेड़ा। अब चकरबेड़ा किस में आता है? तो ये बीएसपी में आता है, बिलासपुर जिले के अंतर्गत। लेकिन इसी चकरबेड़ा के सिक्के से हमको रोम के साथ व्यापार का चर्चा होता है। रोमन कालीन सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं? रोमन कालीन सिक्के मिले हैं। और ये याद रखना है आपको, ये सिक्के सोने के थे। रोमन कालीन स्वर्ण मुद्राएं हमको यहाँ से मिला है, ठीक है। जो चकरबेड़ा है यहाँ से सोन के, स्वर्ण बोलो आप इसे, स्वर्ण मुद्रा। तो कहाँ से मिले? ये 3 स्थान से, मल्हार, बालपुर और चकरबेड़ा से हमको मिला है। और इसकी शिलालेख कहाँ पे मिला? तो गुंजी से मिला। कहाँ से? गुंजी से। इसी में ही कहना चाहिए कि सातवाहन जो राजकुमार था वर्दत श्री, उसी का उल्लेख है। कौन से भाषा में? प्राकृत भाषा में, ठीक है। मतलब ये भाषा कौन सा प्रयोग करते थे? प्राकृत का। तो यहाँ पे देखो शिलालेख, शिला मतलब पत्थर, शिला पे लेख, पत्थर पे पहले इन लोग लिखवाते थे, है ना। तो ये किससे संबंधित है? इसमें राजकुमार किसका चर्चा है? वर्दत श्री के बारे में चर्चा है। कौन से भाषा की यूज़ करते हैं? अभी जस्ट बताया, भाषा प्राकृत होती थी इनकी, ठीक है, आम जन की भाषा होती थी। गुंजी में मिला है, जिसे आप दमाऊ दहरा के नाम से जानते हो, प्राकृत भाषा में है,
ठीक है। इसने क्या किया था, अपनी आयु बढ़ाने के लिए ब्राह्मण समुदाय को 1000 गाय प्रदान की थी, गौ माता प्रदान की थी। ठीक है, तो वर्धश्री के बारे में हमको पता चलता है शिलालेख में कि ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था। किसमें? प्राकृत भाषा में। और किस स्थान पे है ये शिलालेख? ये गुंजी में। कहाँ पे? गुंजी, दमाऊ दहरा। और इसमें क्या पता चलता है कि ब्राह्मणों को इसने क्या किया था, 1000, बोला जाएगा कौन सा शासक था या कौन से वंश का था, तो सातवाहन वंश का शासक क्या थे? वर्धश्री। इसने क्या किया, ब्राह्मणों को 1000 गाय प्रदान किया था। 1000 गाय क्या किया, प्रदान किया। क्यों किया था? इनका मानना था जब मैं 1000 गायों को दान में दूंगा तो मेरी क्या बढ़ेगी, ये मानते थे। ऐसे में इनकी आयु में वृद्धि होगी। क्या होगी? आयु में वृद्धि होगी। ऐसा किसका मत था? ऐसा ये था वर्धश्री का। ठीक है, ये शिलालेख कहाँ मिला? गुंजी में मिला। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है, स्तंभ लेख कहाँ से मिला, जो कि लकड़ी का था। ठीक, तो ये क्वेश्चन को याद रखना, सातवाहन कालीन स्तंभ लेख। स्तंभ लेख ये कहाँ से मिला? स्तंभ लेख ये मिला कहाँ से? किरारी से। और ये किसका था? तो लकड़ी का था, काष्ठ था, इसलिए बोलते हैं काष्ठ स्तंभ। याद रखना। तो स्तंभ लेख कहाँ से मिले? किरारी से मिले। और ये जो किरारी से मिले वो कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। और इसमें क्या है, तालाब में ऐसा लगा हुआ है, एक सातवाहन कालीन स्तंभ लेख ऐसा लकड़ी का लगा है। याद रखना। कहाँ से मिला? तो ये किरारी के तालाब से मिला। किरारी के कहाँ से मिला? तालाब। किरारी के तालाब से इसकी जानकारी हमको मिली। और ये किरारी के तालाब से क्या हुआ, हमको प्राप्त हुआ था। याद रखना है, इसमें क्या हो गया था, इसको जब प्राप्त किया गया ना तो 1921 में इसे प्राप्त किया गया। और 1921 से इसे क्या किया, प्राप्त किया गया था। मतलब उसमें लिखा है टाइम 1921 में इसको प्राप्त किया गया। रायपुर के संग्रहालय में बाकायदा लिखा है डेट, 1921 में पाया गया, खोजा गया। और रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित किया गया। और याद रखना, इसी में ही जो तालाब में मिला है, इनके जो कर्मचारी थे, इनके एम्प्लॉय थे, सातवाहनों के कर्मचारियों का चर्चा है इसमें। वो जो स्तंभ लेख हमको जो मिला ना, शिलालेख, ठीक है, उसमें क्या हुआ, स्तंभ लेख था। स्तंभ लेख में ही कर्मचारियों का चर्चा है, कर्मचारी का चर्चा है। और 1921 में महंत घासीदास संग्रहालय में इसे रखा गया है। महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर घड़ी चौक में, आप देख लेना, उसमें इसको संग्रहित करके रखा गया है, जिसमें इसके कर्मचारियों के पद नामों का चर्चा है। ठीक। और याद रखना, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि 5 मंजिला संघाराम, ठीक है, बौद्ध भिक्षु के लिए किसने बनवाया था? सातवाहन शासकों ने नागार्जुन के लिए बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? सातवाहन शासकों ने नागार्जुन के लिए। बौद्ध भिक्षु, ये बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध भिक्षु थे, है ना। तो उसके लिए नागार्जुन के लिए बनाया गया। कितना मंजिला भाई? 5 मंजिला संघाराम, 5 मंजिल का, 5 मंजिला संघाराम, एक प्रकार का कहना कोठी समझ लो, रहने का उसका, 5 मंजिल का, है ना। और उसमें वो क्या है, किसके लिए बनवाया था? सातवाहनों ने बनाया था। किसके लिए? बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है बूढ़ी खार बिलासपुर के बारे में। उसमें क्या है, विष्णु जी की लेख युक्त, मतलब विष्णु का ना चतुर्भुज प्रतिमा है, जिसमें कुछ लेख लिखा गया है। तो वो राजा वेदश्री की जानकारी उससे हमको मिलती है। तो अगर पूछा जाएगा कि किसके, तो विष्णु भगवान के। किस स्थान पे? बूढ़ी खार से। तो विष्णु की प्रतिमा कहाँ से मिली? विष्णु प्रतिमा सातवाहन काली में, तो ये मिला कहाँ से आपका? बूढ़ी खार से मिला। कहाँ से मिला? बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ था। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, विष्णु की प्रतिमा कहाँ से मिला? बूढ़ी खार से प्राप्त होता है, जो कि लेख युक्त था। और इसमें किस राजा का? तो वेदश्री का, है ना, राजा वेदश्री का चर्चा है। किसका? वेदश्री का चर्चा इसमें मिलता है। एक बात और याद रखना, इसमें एक जानकारी हमको मिलती है,
के प्रभावती और प्रभावती नामक एक नारी थी और भारद्वाजी ऐसा करके थी, उस एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, प्रभावती को आप बस याद रखना। तो उन्होंने मूर्ति का निर्माण कराया था, ऐसा मतलब जानकारी पता चलता है इस लेख से। ठीक है, तो प्रभावती और भारदाजी ऐसा करके थे। इन दोनों स्त्रियों का नाम जो है मूर्ति निर्माण के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ों से समझ आ गया कि सातवाहन काल जो है 72 से 200 ईस्वी तक चला है। राजधानी प्रतिष्ठान थी, मुद्रा मल्हार से, बालपुर से और चकरबेड़ा से देखने को मिले थे, है ना। तो प्रभावती और भारदाजी का नाम किसके लिए लिया जाता है? मूर्ति निर्माण के, ये जो विष्णु का जो प्रतिमा है ना, इसी के निर्माण के लिए लिया जाता है। किसका नाम? तो प्रभावती प्लस भारदाजी। कई जगह भारद्वाज लिखा है, भारद्वाजी लिखा है, लेकिन आप भारदाजी लेंगे ये दो। तो हमने क्या किया आज बहुत अच्छे तरीके से, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ जितना अच्छे तरीके से मैंने बताया मौर्य काल को, छत्तीसगढ़ में मौर्य की स्थिति, छत्तीसगढ़ में सातवाहनों की स्थिति, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है और आप इसको गलती नहीं करेंगे। आगे अपन और चर्चा करेंगे और अपन देखेंगे मल्हार में किसकी? अपिलक की, चकरबेड़ा में रोमन कालीन स्वर्ण मुद्राएं, बूढ़ी खाल में विष्णु जी की प्रतिमा, सब बताया हूँ, गलत नहीं करेंगे। गुंजी में भी मैं बताया हूँ जो शिलालेख मिला है वो, बालपुर में भी बताया हूँ कि राजा पिलक की मुद्रा मल्हार में बालपुर में मिला। और काष्ठ स्तंभ कहाँ से मिला? तो काष्ठ स्तंभ मिला किरारी से। बताया हूँ ना, बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? और 1921 में क्या किया गया था? रायपुर के महंत घासीदास में उसको संग्रहित किया गया था। तो ये दो चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डील कराया। पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, मेरा स्लोगन है, आप जानते हैं। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना पसंद आता है, अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल, मेरा वॉइस क्वालिटी और मेरे स्पीकिंग स्किल और मेरा एजुकेशन का अनुभव, अभी तक मैंने टोटल 11 एग्ज़ाम निकाल लिए हैं सारे छोटे मोटे में, सेट टेट इत्यादि चीज़ों को मिला करके, असिस्टेंट ग्रेड 3 ग्रुप डी के 2-2 3 बार ग्रुप डी ऐसे ऐसे करके जितना मैंने एग्ज़ाम निकाला है 11 एग्ज़ाम मैंने निकाल लिया है। 6 पीएससी मेंस लिखा है जिसमें 4 पीएससी मेंस था, छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी मेंस। ठीक है, 2 सीजीपीएस 2 मेंस था, एमपीपीएससी मेंस। ठीक है, एमपीपीएससी भरो, सभी एमपीपीएससी भरो, सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। एमपीपीएससी भरो, सीजीपीएससी तो भरते हो, एमपीपीएससी भी भरो। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, मुझसे बात करो, मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा। और अगर आपको मेरी टीचिंग स्किल अच्छी लगती है तो आप क्या करो, आप सबसे पहले मेरी टीचिंग स्किल अच्छी लगती है तो यूट्यूब में आप क्या करो, गूगल प्ले स्टोर में जाओ, माधव पहल एकेडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें लिखो माधव पहल एकेडमी। आप सबसे पहले ऐप आप निकालो, एक ऐसे गोल आपको दिखेगा, भगवान कृष्ण दिखेंगे और नीचे में दीपक दिखेगा, ऐसा दिया जलते हुआ, है ना। यहाँ कृष्ण भगवान मूर्ति लेकर के खड़े होंगे तो ये दिख जाएगा और नीचे दीपक जलता हुआ दिख जाएगा, आपको समझ आएगा। ब्लैक बैकग्राउंड पे रहेगा ये और नीचे पीले कलर का ऐसे दीपक का ज्वाला जलते रहेगा। ठीक है, तो यही एप्लीकेशन मेरे कोचिंग का ब्रांड एप्लीकेशन है। ठीक है, आप इसको क्या करो, सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसके बाद में उस पर लॉगिन करो एज अ स्टूडेंट। याद रखना, पेरेंट्स में क्लिक मत करना, आप क्या करना, एज अ स्टूडेंट इसको लॉगिन करो अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल करके, और वहाँ आपके पसंद का सारा कोर्स अवेलेबल है। आप वहाँ से क्या करो, अपने कोर्स को परचेस कर लो, है ना। सीजीपीएससी का कोर्स है, सीजी व्यापम का कोर्स है ना। और दोनों को अगर आपको चाहिए तो कॉम्बो का भी कोर्स है, पीएससी प्लस व्यापम का कम फीस में, है ना। असिस्टेंट टीचर का है, फिर टीचर का कोर्स है, ये सारा कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, बस जो जो पढ़ाऊँगा उतना आप छोड़ना मत, जान लगा देना। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे 9575204321 मेरी टीम से बात कीजिए। कॉल मत कीजिए, पहले व्हाट्सअप कर लीजिए, क्योंकि रोज़ इतने कॉल आते हैं, कॉल अटेंड नहीं हो पाते। व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप का रिप्लाई के लिए 3 टीम बैठी है, आईटी मैनेजर बैठा है, मैं बैठा हूँ, मैडम बैठी है। तो 9575204321 पे आप सीधा मैसेज करें। किसी भी प्रकार के कोर्स की जानकारी चाहिए आप वहाँ से पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि ज़िंदगी में दोबारा कभी ना भूलें, है ना। छत्तीसगढ़ के इतिहास हो चाहे कोई भी विषय हो, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, आप दिल खुश हो जाएगा आपका, है ना। बस ये कि हम जो बताएंगे आपको वो काम करना है, आप क्या करते हो मुझे मतलब नहीं, लेकिन मैं जो बताऊंगा उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जय हिंद।